नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे तमाम खबरों का राउंड अप और 4 बड़ी खबरों पर खास नजर रहेगी। आज की 4 वो बड़ी खबरें कौन सी हैं, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। खबर, बड़े बड़े मंदिरों में दान गबन के आरोप जो है वो बड़े हैं। राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। दूसरी खबर हॉर्मुज को लेकर है। हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई से पश्चिम एशिया सुलग रहा है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के ठिकानों पर हमले हुए हैं। तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान दिया है। ऑपरेशन लोटस पर घमासान अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। और चौथी खबर आमिर खान को लेकर। आमिर खान की तीसरी शादी, बेगाने हुए दीवाने, लगाए आरोप ही आरोप। कौन आरोप लगा रहा है, कैसे ये मुद्दा अब सियासी होता जा रहा है, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब विस्तार से आपको खबरें बताते हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ 4200 करोड़ की लागत से बने 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके चालू होने से दोनों शहरों के बीच का सफर 3 घंटे से घटकर मात्र 40 मिनट रह जाएगा। इस मार्ग पर अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर की होगी और इस एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों को चलने की इजाजत नहीं होगी। सुरक्षा के लिए 63 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगाए गए हैं, जो 500 मीटर तक स्पष्ट निगरानी करने में सक्षम है। डिफेंस कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होने से ये एक्सप्रेसवे रक्षा उद्योग के विकास को एक नई रफ्तार देगा। तो उत्तर प्रदेश में एक और एक्सप्रेसवे बनकर यहां पर तैयार है, जिसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। राजनाथ सिंह, गडकरी और सीएम योगी यहां पर मौजूद हैं इसके उद्घाटन के लिए। और इससे लोगों को कितनी सहूलियत होगी, इसका अंदाजा आप यहां पर लगाइए कि जो दूरी पहले लखनऊ कानपुर के बीच में करीब 3 घंटे इस दूरी को पार करने में लगते थे, वो अब सिर्फ 40 मिनट में यहाँ पर हो पाएगा। तो 63 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। यहाँ पर 4200 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगी है। और इस एक्सप्रेसवे के बारे में ये भी आप जान लीजिए कि यहाँ पर जो अत्याधुनिक कैमरे हैं वो लगाए गए हैं, जो 500 मीटर तक नजर यहाँ पर रख सकते हैं। स्पीड काफी तेज यहाँ पर गाड़ियों की हो सकती है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियां यहाँ पर चल पाएंगी इस एक्सप्रेसवे पर, लेकिन दोपहिया वाहनों को यहाँ पर इजाजत नहीं होगी। तो दोपहिया वाहन लेकर आप यहाँ पर मत जाएगा। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हैं, जिससे स्पीड पर नजर भी यहाँ पर रखी जाएगी और सुरक्षित ये रास्ता रहे, इसके लिए तमाम यहाँ पर सहूलियतें दी गई हैं। और लोगों के लिए अब लखनऊ और कानपुर के बीच का सफर और ज्यादा सरल और आसान यहाँ पर होने जा रहा है। अब बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर मामले की। देखिए, राम मंदिर दान गबन केस के 8 आरोपियों को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच इस केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दिया है। 4 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दान गबन की जांच कर रही एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजा। 4 अलग अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। याचिकाओं में चढ़ावा चोरी की कोर्ट निगरानी में जांच, सीबीआई या एसआईटी से जांच, सबूतों को सुरक्षित रखने और मंदिर के वित्तीय लेन देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमल्ला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी से सील्ड कवर में स्टेटस रिपोर्ट मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टेटस रिपोर्ट कॉल किया है। नेक्स्ट हियरिंग मंडे को है। बिफोर मंडे जो है स्टेटस रिपोर्ट फाइल होगा। सीबीआई जांच से जुड़ी याचिकाओं पर कोर्ट ने तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। ये याचिकाएं वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, अजय कुमार राय और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की ओर से दायर की गई हैं। उधर अयोध्या में राम मंदिर के प्रबंधन के लिए सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सीईओ पद के लिए आवेदन का नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके लिए कई शर्तें भी यहां पर रखी गई हैं। सीईओ का पद 3 साल के लिए होगा और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अयोध्या में रहकर काम करना होगा। वेतन सुविधाएं बातचीत से तय की जाएंगी और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सीईओ के लिए उम्र सीमा 50 से 70 साल के बीच है और अनुभव
क्या हो इसका भी यहाँ पर जिक्र है। जैसे किसी बड़े सार्वजनिक संगठन, संस्था, विभाग में मैनेजर स्तर पर काम का कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए। किसी मंदिर या हिंदू धार्मिक संस्था के प्रबंधन के अनुभव को वरीयता दी जाएगी और ऐसे अनुभव वाले सेवानिवृत्त अधिकारी भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। धार्मिक विश्वास का भी जिक्र है। आवेदनकर्ता को सक्रिय हिंदू होना अनिवार्य है। श्री राम भक्त वैष्णव हो तो यहाँ पर बेहतर होगा। जिम्मेदारियां क्या होंगी इसकी भी एक लंबी सूची यहाँ पर दी गई है। जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, मानव संसाधन व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, खरीद फरोख्त की निगरानी, प्रशासनिक व्यवस्था, इन तमाम तरह की जिम्मेदारियों को यहाँ पर देखना होगा। और हिंदी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी अनिवार्य इन शर्तों में रखा गया। आवेदन की तारीख भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आवेदन के लिए आखिरी तारीख 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी प्रमोद नौटियाल को देहरादून में उसके घर से गिरफ्तार किया गया और आरोपी को पूछताछ के लिए बद्रीनाथ अब ले जाया जा रहा। सीसीटीवी की शुरुआती जांच में चढ़ावा चोरी के सबूत मिले थे। इसके बाद यह कार्रवाई यहां पर की गई। तो यहां पर ये एक्शन लिया गया। सीसीटीवी जब यहां पर चेक किया गया इस मामले में तो उसकी जांच में चोरी के सबूत मिले थे, जिसके बाद ये एक्शन यहां पर लिया गया है। अब आरोपी से पूछताछ यहां पर की जाएगी और पूछताछ के लिए बद्रीनाथ ले जाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में दान और चढ़ावे की चोरी के मामले में रविवार रात बड़ी कार्रवाई हुई। मामले में फरार चल रहे आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को बीती रात 11 बजे देहरादून में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी से पहले इस मामले में बनी एसआईटी ने मामले की जांच की। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, गवाहों के बयान लिए गए। इसके बाद प्रमोद नौटियाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोगों ने सभी सीसीटीवी फुटेज जो उपलब्ध थे उनको संकलित किया है। उनके परीक्षण की कार्रवाई चल रही है और काफ़ी फुटेज हमारे द्वारा देख ली गई है। प्रथम दृष्टया उसमें प्रमोद नौटियाल के खिलाफ कुछ सामान, धनराशि वगैरह ले जाने की पुष्टि कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर हो रही है। जांच में पता चला कि आरोपी ने अलग अलग समय पर थाली भेंट गणना स्थल से 500 रुपए के नोट, सोने चांदी के सिक्कों के पैकेट, शिलाग्राम शिला और केसर के पैकेट्स को अवैध तौर पर अपने कब्जे में लिया। चोरी की ऐसी शिकायतें आने पर 8 जुलाई को बद्रीनाथ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उधर राजस्थान के एक प्रसिद्ध मंदिर से भी गबन का मामला सामने आया है। ये मामला भी आपको विस्तार से हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए, बुटाटी धाम स्थित श्री चतुरदास महाराज मंदिर में हेरफेर हुई है और जिला प्रशासन की जांच में यहाँ पर करोड़ों के गबन का पर्दाफाश हुआ। महीनों चली जांच के बाद संपत्ति में हेरफेर की बात यहाँ पर पता चली। तब इस मामले की भी यहाँ पर जांच की जाएगी और जब इस मामले को यहाँ पर देखा गया तो जिला प्रशासन की जांच हुई, उसमें करोड़ों के गबन का पर्दाफाश यहाँ पर हुआ। एक 146 दिन की जांच, मंदिर की संपत्ति पर आंच। बुटाटी धाम में गबन का पर्दाफाश। आस्था का केंद्र चढ़ावे में गबन। बुटाटी धाम वो धार्मिक स्थान जहां लकवाग्रस्त मरीजों और दूसरे श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। किसी को भनक नहीं लगी। यहां श्रद्धा से चढ़ाई गई संपत्ति में हेराफेरी की गई। जिला प्रशासन की 13 सदस्यीय समिति ने जांच की। डेगाना एसडीएम ने मामले में नागौर कलेक्टर को जांच रिपोर्ट सौंपी है। एसडीएम की रिपोर्ट में मंदिर विकास समिति की वित्तीय अनियमितता से पर्दा उठाया गया। 2023-24 और 24-25 के ऑडिट रिकॉर्ड का मिलान किया गया, जिसमें करीब 22 करोड़ रुपए का गबन सामने आया है। मंदिर विकास समिति के अध्यक्ष को कई बार नोटिस भेजा गया, स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे गए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। इसके बाद जांच टीम ने चढ़ावे और न्यास की संपत्ति के दुरुपयोग पर मुहर लगाई। अब देखिए कैसे कैसे यहाँ पर गबन किया गया, इसके बारे में आपको बताते हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 करोड़ 60 लाख रुपए की सोने और चांदी की संपत्ति रिकॉर्ड से गायब मिली है। भोजनशाला और रसोई में हिसाब में गड़बड़ी हुई है। 2 साल में 1 करोड़ 17 लाख रुपए का खर्च यहाँ पर दिखाया गया और 82 लाख के सीसीटीवी और 58 लाख के जाली वाउचर यहाँ पर लगाए गए। ग्राम विकास और मरम्मत में 1 करोड़ 28 लाख रुपए का खेल किया गया और किराए की भी हेराफेरी यहाँ पर की गई। 18 लाख रुपए के करीब किराया यहाँ पर दर्ज ही नहीं करवाया गया। दान पेटी और बैंक खातों में लाखों का अंतर यहाँ पर मिला है। तो अब ये एक और मामला यहाँ पर सामने आया है जिसकी जांच यहाँ पर आगे की जा रही है। इस पे और विस्तार से आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं
शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें क्या है। हवाई किराए में मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। केंद्र से 2 हफ्ते में मांगे नियम। कुंभ और त्योहारों पर 3 गुना किराए से सुप्रीम कोर्ट नाराज। 3 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा मजहब अलग लेकिन सभी के पूर्वज थे सनातनी, मुसलमान अपनाएं पूर्वजों की परंपरा। मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के समझौते की पहल पर हिंदू मुस्लिम पक्ष का बयान, कहा लोक अदालत के जरिए समझौता नामंजूर, कानूनी आधार पर हो निपटारा। बिहार में पर्यटन के नए युग की शुरुआत। बिहार सरकार ने हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना की शुभारंभ किया। पटना से प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के एक बयान ने घाटी की सियासत में घमासान मचा दिया है। उमर ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने सीएम उमर को नोटिस भेजा है। बीजेपी ने सीएम को कानूनी नोटिस यहां पर भेज दिया है। सीएम से बयान वापस लेने की मांग की गई है। उमर ने ऑपरेशन लोटस के आरोप लगाए थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे। वास्तविकता यह है कि जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार की अक्षमता, अकर्मण्यता और कुशासन को छिपाने के लिए और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला जी ने लगाया है। उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बीच जुबानी जंग यहां पर शुरू हो गई। अब देखिए आप कैसे इस पर बयान सामने आए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने एक एमएलए को लेकर 20 करोड़ 30 करोड़ की बात की और उनकी सरकार गिराने को लेकर जो बयान दिया है, ये सरासर गलत बयान है। उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। और उमर साहब का ये जो बयान आया है, ये बयान जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचने को मजबूर करेगा कि बीजेपी क्या चाहती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आइन के मुताबिक ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए हैं और जम्मू कश्मीर में जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार बनी है, ये नॉमिनेटेड नहीं है, ये इलेक्टेड है और लोगों ने चुन के भेजा और अपने आइन में के नीचे चुन के भेजा है। और आज जब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूं, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। उधर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे पर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट यहां पर आ गई है। क्या कहती है रिपोर्ट, वो आपको बताते हैं। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में एमसीडी को क्लीन चिट दी गई है। हादसे के लिए एमसीडी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। किसी तरह के लापरवाही के सबूत भी सीबीआई को नहीं मिले। राजेंद्र नगर हादसे में 3 छात्रों की जान चली गई थी। राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी यहां पर भर गया था। जुलाई 2024 को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में यूपीएससी के 3 अभ्यर्थियों की मौत हुई थी, जिस पर सीबीआई ने कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है उसमें एमसीडी को क्लीन चिट दी है। एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारियों को बेगुनाह बताया गया है। कोई आपराधिक लापरवाही का सबूत नहीं मिला है। किसी तरह की चूक नहीं पाई गई है। जुलाई 2024 को यह हादसा हुआ था। कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरा था। 3 छात्रों की मौत हो गई थी। हालांकि सीबीआई ने साफ किया है कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिनकी भूमिका जांच के शुरुआती चरण के दौरान सामने आई थी। सत्ताईस जुलाई 2024 को दिल्ली में जोरदार बारिश हुई थी, जिसके बाद कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हुई थी।
अब इस मामले के बारे में भी जरा हम आपको बता देते हैं। 27 जुलाई 2024 को जो कुछ हुआ था उससे कोचिंग सेंटर के फैलते जाल और वहां बढ़ती जा रही लापरवाही पर बड़े सवाल उठे थे। सीबीआई ने इसमें एमसीडी की लापरवाही से अब इनकार किया है। आपको बताते हैं कि उस दिन दरअसल हुआ क्या था। दिल्ली में जबरदस्त बारिश उस दिन हुई थी। ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया था, इतनी जबरदस्त बारिश थी। राउज आईएएस स्टडी सर्कल में हादसा इस दौरान हुआ। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया था और बेसमेंट में लाइब्रेरी दरअसल यहां पर चल रही थी। हादसे के वक्त वहां पर करीब 30 से 35 छात्र मौजूद थे। बेसमेंट में पानी भर गया और छात्र वहां पर फंस गए। श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन दलविन की इस हादसे के अंदर जान चली गई थी। उसके बाद इस मामले की ये जांच की गई थी, जिस पर ये जानकारी अब सामने आई है। आगे बढ़ते हैं और अब बात बिहार की करते हैं। देखिए, बिहार का बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। बांकीपुर नामांकन केंद्र के बाहर आज तब हंगामा हो गया जब तेज प्रताप यादव की पार्टी जेडीजे की उम्मीदवार वीणा मानवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नामांकन के बाद बाहर आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के बांकीपुरा विधानसभा उपचुनाव में आज नामांकन के दौरान हंगामा हो गया। तेज प्रताप यादव की पार्टी जेडीजे की उम्मीदवार वीणा मानवी नामांकन दाखिल कर बाहर आई ही थी कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तेज प्रताप के समर्थकों ने वहां हंगामा कर दिया। पुलिस के मुताबिक वीणा मानवी को धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी थी। उधर जेडीजे के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का आरोप है कि वीणा को झूठे मामले में फंसाया गया है। सरकार की तरफ से साजिश किया गया है, हमारे कैंडिडेट को जानबूझकर फंसाया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये आदि आबादी की बात कर रही थी और ये हमारा कैंडिडेट जो वीणा मानवी जी हैं बहुत अच्छी हैं, इनका नेचर भी बहुत अच्छा है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव नितिन नवीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद हो रहा है। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो गया है। ऊपर से बीजेपी का पहला उम्मीदवार यहाँ मैदान से हट गया है। ऐसे में बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। आगरा से एक ऐसी खबर सामने आई जो सिर्फ हैरान नहीं करती, ये भी बताती है कि समाज में खून के रिश्ते किस तरह से बेमानी हो रहे हैं। आगरा में बेटे ने मां को जहर दे दिया। आरोपी ने सास के कहने पर मां को जहर दे दिया। पीड़ित महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। को जहर दे दिया था भाई ने। किस लिए दिया था जहर? उसकी सास ने दिलवा दिया था। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ये महिला जिंदगी की जंग लड़ रही। शरीर में जहर फैला है और जहरीली डोज देने वाला कोई दूसरा नहीं, सगा बेटा है। घर में जमीन का झगड़ा, दो भाइयों में विवाद चल रहा था। एक भाई की पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। आरोपी रविंद्र पत्नी को लेने पहुंचा। सास ने अजब शर्त रखी, पहले मां को जान से मारो, उसके बाद बेटी को विदा करेंगे। उस सिरफिरे ने सास की सलाह पर अमल किया, मां को जहर दे दिया। पिडौरा थाना क्षेत्र की पुलिस ने आरोपी को शिकंजे में ले लिया है। अस्पताल में भर्ती है, उसके बयान लिए जा चुके हैं। आरोपी रविंद्र की गिरफ्तारी करके उसे जेल भेजा जा चुका है। सास की गिरफ्तारी शेष है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। कहीं मत जाएगा। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से हॉर्मुज को लेकर तकरार बढ़ती हुई दिख रही है। पश्चिम एशिया में देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच एक दूसरे पर हमलों का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज से लगे ईरान के ठिकानों पर हमला किया। उधर अमेरिका का 140 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा है। ईरान ने कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत में अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। आज फिर अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के उलट दावे किए कि हॉर्मुज पर उनका नियंत्रण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अधिकार को लेकर पश्चिम एशिया फिर सुलगा हुआ है। युद्ध विराम की तमाम कोशिशों के चीथड़े उड़ गए हैं। समंदर के रास्ते को लेकर ये लड़ाई आसमान से तबाही के तौर पर सामने आ रही है। बीती रात भी अमेरिका के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान ईरान के आसमान के इर्द गिर्द मंडराते रहे। हॉर्मुज तट से लगे ईरान के तमाम शहरों को निशाना बनाते रहे। अमेरिका ने बंदर अब्बास, सिरिक, जास और केशम द्वीप पर हमले किए, जो रणनीतिक और आर्थिक तौर पर ईरान के लिए बेहद अहम हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट,
मिसाइल, ड्रोन और छोटी हमलावर नौकाओं को निशाना बनाया। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने ईरान के 140 ठिकानों को निशाना बनाया। ये भी दावा किया गया कि होर्मुज वैश्विक व्यापार के लिए समुद्री रास्ता है, उस पर ईरान का नियंत्रण नहीं है। उधर ईरान की IRGC ने तुरंत अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया। पश्चिम एशिया में छिड़ी लड़ाई ने उस युद्ध विराम को भी खत्म कर दिया जिससे दुनिया को बड़ी उम्मीदें थी। अंतरिम समझौते के तहत युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए 60 दिन तय किए गए थे, लेकिन उसके बीच फिर से युद्ध छिड़ गया। अमेरिका के जवाब में ईरान पड़ोस के खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अब टारगेट कर रहा है। एक और ईरान की आवाम अपने सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक कर रही थी, तो दूसरी ओर ईरान की सेना खामनेई की हत्या के लिए जिम्मेदार अमेरिका को निशाना बना रही थी। होर्मुज में एक जहाज पर ईरान के हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, तो ईरान ने खाड़ी देशों की ओर आग उगलना शुरू कर दिया। बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान में अमेरिका के सैन्य अड्डे ईरान के निशाने पर रहे। कतर की सेना ने दावा किया कि उसने ईरान के कुछ हमलों को रोक दिया, लेकिन एक हमले में एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए। उधर बहरीन में लगातार तीसरे दिन मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंजे। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। कुवैत की सेना ने भी कहा कि उसने अपने ऊपर हुए हमले को रोक दिया। ओमान के मुताबिक होर्मुज से लगे उसके उत्तर पश्चिमी इलाकों में ईरान की मिसाइलें गिरी। अब सवाल यह है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम युद्ध विराम हो चुका था और उसे अंतिम रूप देने के लिए 60 दिन का वक्त भी तय किया गया था, तो फिर अचानक से पश्चिम एशिया क्यों सुलग गया? इसके बारे में विस्तार से जानकारी आपको देते हैं। देखिए, दरअसल ईरान का दावा यह है कि होर्मुज पर उसका एक अधिकार है और यही वजह है कि अपनी इजाजत के बगैर गुजर रहे 3 जहाजों को 6 जुलाई को IRGC ने निशाना बना दिया। इनमें एक टैंकर कतर का था जिसमें LNG भरा हुआ था, उसे ओमान के तट पर निशाना बनाया गया। इसके अगले ही दिन अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए। तेहरान ने इसका जवाब मिसाइल और ड्रोन हमलों से यहाँ पर दिया। खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना ईरान बनाने लगा और बीते रविवार को ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि युद्ध विराम अब खत्म हो गया। इससे दुनिया भर में शेयर बाजार एक बार फिर से गिर गए हैं और तेल के दाम अब फिर से बढ़ने लगे हैं। शनिवार को IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान यहाँ पर किया और उसके बाद अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान के कई शहरों पर अमेरिका ने भीषण हमले किए और इनमें से अधिकतर दक्षिण तट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगे हुए शहर। तो इस तरह से एक बार फिर से यहाँ पर तनाव जो है वो इन दोनों देशों के बीच अब बढ़ने लगा है। करते हैं और आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन करने पहुंची तेज प्रताप की पार्टी की प्रत्याशी गिरफ्तार। मानवी को 420 की केस में पुलिस ने किया अरेस्ट। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला को भेजा कानूनी नोटिस। ऑपरेशन लोटस के आरोपों पर मांगा जवाब। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अमित मालवीय ने पूछा, कहां है राहुल गांधी, किसके साथ कर रहे हैं यात्रा? अखिलेश यादव पर इमरान मसूद ने बोला हमला, कहा 12 सालों में अखिलेश का क्या बिगड़ा, बर्बाद तो अतीक, मुख्तार, आजम खान हुए। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दतिया से आपको बताते हैं। देखिए, यहां पर एक सभा के दौरान फूट कर नरोत्तम मिश्रा रो पड़े। मंच पर भाषण के दौरान वो रो पड़े। टिकट कटने के बाद भावुक हो गए नरोत्तम मिश्रा। नए उम्मीदवार आशुतोष को जिताने का प्रण उन्होंने यहां पर लिया और कहा कि एक एक गांव जाकर जीत सुनिश्चित करूंगा। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर यहां पर आशुतोष को टिकट यहां पर दिया गया था और उसके बाद जो समर्थक हैं उनके वो काफी गुस्सा हो गए थे। काफी सियासी बवाल यहां पर देखने को मिला था। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा माने, लेकिन जब स्टेज पर आज बैठे हुए थे तो यहां पर भावुक हो गए। मनसा वाचा कर्मणा, एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए। प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा। एक एक
गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को दिखाऊंगा। धन्यवाद। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बीती रात हुए भयानक हादसे में मरने वालों की तादाद 27 हो गई है। बैंकॉक के एक पब में बीती रात भयानक आग लग गई थी और हादसे के बाद पब में फंसे कई लोगों को बाहर निकालने का मौका भी नहीं मिल पाया था। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग हादसे में कई लोग झुलसकर घायल हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये आग भयानक थी। इस हादसे में बैंकॉक समेत पूरे थाईलैंड को झकझोर दिया। खतरनाक मंजर था, लपटें भड़कती चली जा रही थी। फंसे लोगों को बचाने की हिम्मत कौन करता? लोग जान बचाकर भाग रहे थे। जिंदगी हर किसी को प्यारी होती है और वहाँ मौत मंडरा रही थी। लोग भाग रहे थे, लेकिन हर ओर आग का घेरा था। निकलने का रास्ता नहीं मिला। बहुत सारे लोग वॉशरूम की ओर भागे, जहाँ वो फंस गए। सबसे ज्यादा शव वहीं से बरामद हुए हैं। रेस्क्यू अभियान घंटों जारी रहा। वहाँ मौत के निशान थे, बर्बादी का मंजर था। चंद घंटों पहले यहाँ जिंदगी की रौनक थी, संगीत का शोर था, मस्ती में डूबे लोग थे। वहाँ मातम पसरा था। सोमवार देर रात हुए इस हादसे के दौरान नलाउट प्राओ पब में काफी संख्या में लोग मौजूद थे और इतनी बड़ी संख्या में मौतों के बाद अब नियमों की अनदेखी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अफसोस इस बात का था कि लोग जान बचाकर भाग रहे थे और उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिला। कई लोग ऐसी जगहों पर फंस गए जहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। बैंकॉक प्रशासन और इमरजेंसी टीम के मुताबिक फंसे लोगों को सिर्फ आग ने परेशान नहीं किया। बिल्डिंग के अंदर फैले काले धुएं की वजह से उन्हें बाहर का रास्ता नहीं सूझ रहा था। कुछ इमरजेंसी गेट भी बंद थे, जिसकी वजह से पीड़ितों को बाहर आने में मुश्किल हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारनवीराकुल हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। पब में ये परफॉर्म कर रहे एक संगीतकार के मुताबिक स्टेज के पास सर्किट ब्रेकर से धुआं दिखा। उसके बाद बिजली चली गई और एक तेज धमाका हुआ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में साल भर सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में इतना बड़ा हादसा वहां के मनोरंजन स्थलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। पिछले 1 से 1.5 दशक में आप देखें तो हादसों का सिलसिला यहाँ पर लगातार देखने को मिला है। साल 2009 में बैंकॉक में सेंटिका क्लब में एक भीषण आग लग गई थी और 66 लोगों की मौत यहां पर हो गई थी। इसके बाद साल 2022 में एक पब में आग लगी और आग लगने से 14 लोगों की जान चली गई। फिर साल 2026 में बीती रात को यह हादसा होता है, जिसमें 27 लोगों की मौत हो जाती है। तो एक के बाद एक ये हादसे जो वहां पर इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस घटना के बाद सबके लिए यहाँ पर फिक्र इस बात को लेकर पैदा हो गई है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर बड़ी तादाद में सैलानी जाते हैं, वहाँ पर किस तरह के इंतजाम होते हैं। अगर हादसा वहाँ पर हो जाए तो आप देखिए कितना जानलेवा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबर। गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने महिला मित्र की चाकू मारकर हत्या कर दी, फिर ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पंजाब से जुड़े जाली नोट गिरोह का भांडाफोड़, हरिद्वार पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा, नकली करेंसी प्रिंटर बरामद। यूपी के बांदा में शादी का विरोध करने वाली सास को कुल्हाड़ी से काटा, पत्नी ने भागकर जान बचाई, दामाद समेत 3 गिरफ्तार। भोपाल गोलीकांड का सीसीटीवी आया सामने, पार्किंग विवाद में सरपंच हरीश राजपूत को मारी गोली, 3 आरोपी गिरफ्तार। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। आमिर खान की शादी पर नितेश राणे बोले हैं, सेलिब्रिटी ऐसे फैसले लें तो सोचना चाहिए, हिंदू समाज को इस पर सोचने की जरूरत है। नितेश राणे पर वारिस पठान ने पलटवार किया। उनका यह कहना है कि इनके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत है। उनका टारगेट आमिर नहीं, मुसलमान है। 61 साल के आमिर खान गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मनाने निकल गए।
इधर महाराष्ट्र में उनके 7 फेरे को लेकर सियासत चल रही है। बीजेपी नेता और सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान की शादी को लव जिहाद से जोड़ दिया। इस तरीके की जब सेलिब्रिटी अपनी जिंदगी के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए। AIMIM ने नितेश राणे को नफरती बताया और कहा कि आमिर मुसलमान है, इसलिए नितेश परेशान है। तुमको किस बात की आपत्ति हो गई भाई? और ये आपत्ति लेके तुमको क्या बस मुसलमान दिख गया है? जिहाद के साथ जोड़ो। अरे तुमको जिहाद का मतलब भी मालूम है क्या? आमिर की तीसरी शादी में उद्योगपति मुकेश अंबानी और MNS प्रमुख राज ठाकरे सहित कई खास मेहमान शामिल हुए थे। उधर देखिए, शिवसेना UBT ने तो बीजेपी पर ही लैंड जिहाद का आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर कहा कि नितेश राणे बीजेपी की विचारधारा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। नितेश राणे के बयान पर शिवसेना UBT ने बीजेपी को ही घेर लिया। आदित्य ठाकरे ने उज्जैन से लेकर अयोध्या का नाम गिनाया और कहा कि बीजेपी आजकल खुद लैंड जिहाद कर रही है। लेकिन उनके बहुत सारे फोटोज तो मोदी साहब के साथ ही है, उनकी अच्छी दोस्ती है, तो आमिर खान को प्रधानमंत्री महोदय पूछ सकते हैं। लेकिन बात यही है कि ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, आज उज्जैन में लैंड जिहाद किसने किया है? तो भाजपा के मुख्यमंत्री ने किया है। उज्जैन की पावन भूमि को लूटा किसने? तो भाजपा के मुख्यमंत्री ने किया है। अयोध्या के मंदिर की दान पेटी से चुराने का पाप किसने किया है? नितेश के बयान पर समाजवादी पार्टी भी बिफर गई और कहा कि नितेश राणे बीजेपी के एजेंडा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाजपा RSS की आइडियोलॉजी है, वो मुस्लिम विरोधी है, नफरत वाली है। वो कहीं से भी किसी को भी, किसी मुस्लिम को बढ़ते हुए या फेम होते हुए देखना नहीं चाहती है। इसीलिए वो आमिर खान को लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कह रहे हैं। इसी सियासी घमासान के बीच इंतजार आमिर के बयान का है कि आखिर वो इसका क्या जवाब देते हैं। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। 100 मैचों का सफर तय करने के बाद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 4 विश्व चैंपियन टीमें। मंगलवार को 2 बार की विजेता ले ब्लू फ्रांस है और 2010 की चैंपियन ला रोजा स्पेन आमने सामने होंगी और इनमें से जो जीतेगा वो इतिहास रच देगा। कोच दिदिये दुशाम्प और फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे की जोड़ी के पास कई हथियार हैं। एम्बापे ने फ्रांस के लिए फीफा 2026 में अब तक 8 गोल और ओस्मान डेम्बले ने 5 गोल किए हैं, जबकि कोच लुइस और कप्तान रोड्री की स्पेनिश टीम ने इस बार अपने सॉलिड डिफेंस से सबका दिल जीत लिया है। स्पेन के 18 साल के स्टार लामिन यमाल, मिकेल आयोरजबाल और निको विलियम्स के अलावा मिकेल मोरिनो और फैबिन रुइस टीम की ताकत बढ़ाते हैं। जर्मनी के बाद सबसे ज्यादा 8 बार सेमीफाइनल में पहुंची फ्रांस की टीम का वर्ल्ड कप में स्पेन के साथ सिर्फ एक बार 2006 में सामना हुआ था, जब जिनेडिन जिडान की टीम ने स्पेन को 3-1 से शिकस्त दी थी। दोनों टीमों के बीच अब तक 38 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि स्पेन ने 18 मैच जीते हैं और 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। वर्ल्ड कप के 20 मैचों में 20 गोल कर चुके एम्बापे बतौर कप्तान वर्ल्ड कप जीतने का सपना सजो कर आए हैं, लेकिन स्पेन दबे पांव दमदार डिफेंस के साथ किसी भी बड़ी टीम को टक्कर देने की काबिलियत है। आप इन दोनों टीमों में से किसे मजबूत आंक रहे हैं? इसी के साथ 4 का अलार्म में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम दान चोरी केस में पहली गिरफ्तारी। प्रमोद नौटियाल को SIT ने किया गिरफ्तार। रिपोर्ट आने से पहले एक्शन। CM धामी ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे कोई भी आरोपी। आमिर खान की तीसरी शादी को नितेश राणे ने धर्म से जोड़ा। बोले हिंदू समाज को आमिर खान के बारे में सोचना चाहिए। तो वारिस पठान ने कहा राणे का बयान मुसलमानों के प्रति नफरत और जहर को दर्शाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक पब में भीषण आग लगने से हाहाकार। अब तक 27 लोगों की मौत, कई घायल। मौके पर पहुंचे थाईलैंड के PM, जांच के लिए दिए आदेश।